इनका बजट देखो, इनका अलग बजट बन रहा है। तुम लोग को लगता है तुम लोग मान लो गलती से सीएस बन भी गए तो क्या जिंदगी में ऐसे कुछ ऐसी हरकतों से कुछ कर पाओगे? सीएस तो बन जाओगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके, बट क्या करोगे फिर उसके बाद? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस करते हैं, है ना? एंड ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर्स वो पूरा स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन बजट, है ना? प्रोडक्शन बजट क्या कंटेन करता है? यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। तो सर यहाँ कौन सा बजट है? ऑब्वियसली यहाँ भी बजटिंग वर्ड लिखा है, तो उसका मतलब क्या है? पास्ट के लिए होगा, प्रेजेंट के लिए होगा, फ्यूचर के लिए होगा? फ्यूचर के लिए होगा। ऑब्वियसली वी आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। बजटिंग वर्ड यूज किया तो इसका मतलब वी आर गोइंग टू डिसाइड क्या करने के लिए? फ्यूचर के लिए। और बेटा इसका जो दूसरा नाम है वो काफी हद तक आपको क्लियर कर देगा इसका मीनिंग। दूसरा नाम क्या है इसका? इन्वेस्टमेंट। देखो ज्यादातर ना आप पढ़ोगे यहाँ पे किसमें एफएम में आप जितने भी चैप्टर्स मैक्सिमम पढ़ोगे वो डिसीजन मेकिंग से कंसर्न होते हैं, ठीक है ना? तो दिस इज वन ऑफ देम, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो कहने का मतलब है अब डिसीजन किस लिए लिया जाता है? प्रेजेंट या फ्यूचर के? जनरली फ्यूचर के लिए डिसाइड करने जा रहे हैं, तो बजटिंग वर्ड इसलिए वर्ड यूज किया, ठीक है ना? कैपिटल का मतलब आप समझो, कैपिटल का मतलब जनरली फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टेड से लगाया जाता है। और याद रखना यहाँ पे बेसिकली आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। किसकी? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है ना? शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात हो रही है। क्लियर? पक्का? लॉन्ग टर्म मतलब व्हाट इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। याद रखना, इससे ज्यादा नहीं जानना, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड लगे, ठीक है ना? पक्की बात? तो चलिए जरा थोड़ी बहुत लिखते हैं बातें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे, थोड़ा नोटबुक निकालिए अपनी। निकालो बेटा नोटबुक, लिखो। पहले हेडिंग तो बजट, तो फर्स्ट हेडिंग शुड बी बजट। ठीक है? देखो अभी मैं चैप्टर नहीं आ रहा, कैपिटल बजटिंग तो अलग बात है, अभी पहले बजट की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट? तो बजट लिखो और आगे डैश लेके लिखो। बजट इज अ प्लान
budget is a plan expressed in quantitative ब्रैकेट में लिखना यूजुअली इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब पैसा है, मैंने बोला ना पैसे की ही बात नहीं कर, लेकिन पैसा ज्यादातर केसेस में होगा यूजुअली इन मॉनेटरी टर्म्स कवरिंग ब्रैकेट क्लोज करके आगे कवरिंग a specific period of time ब्रैकेट में यूजुअली 1 ईयर, ब्रैकेट में क्या लिखोगे यूजुअली 1 ईयर, यू नो जनरली हम 1 ईयर का ही टारगेट लेके चलते हैं, ठीक है ना, तो यूजुअली 1 ईयर, ठीक है ना, बट इन फैक्ट इट कैन बी मोर देन 1 ईयर एज वेल, हाँ या ना, बोलो नहीं हो सकता क्या भाई, एक साल जनरली लेते, जैसे गवर्नमेंट बजट कितने साल के लिए बनाती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम टाइम बजट कितने लिए बनाती है, इनफैक्ट वो तो मंथली बजट भी बनाते हैं, वीकली बजट भी बनाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर वो मंथली टारगेट लेके चलते हैं, ओवरऑल बजट उनका साल का होता है, तो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस भी एक साल को ही प्रेफर करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड को प्रेफर करते हैं, बट आप अगर इसमें जाओगे कैपिटल बस्टिंग में तो इट कैन बी फॉर मोर देन 1 ईयर, है ना, क्लियर है यहां तक, चलिए बजट्स में बी डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक कैटेगरीज, उसी में लिखना बजट्स में बी डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक कैटेगरीज, डिवाइडेड इन 2 बेसिक कैटेगरीज, फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग बजट्स, जो बजट बजट में पढ़ते हो आप, रेवेन्यू बजट वगैरह जो भी होता है, ऑपरेटिंग बजट्स, and the second one capital budgets, यानी लॉन्ग टर्म नेचर बजट, तो लॉन्ग टर्म वाला कितना, एक साल से ज्यादा ही है ना, चलिए ये था आपका बजट का मीनिंग, ठीक है ना, क्या था मीनिंग बजट का, ठीक है ना, वी आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग क्या होगा, ध्यान से देखिए, लिखिए बेटा कैपिटल बजटिंग, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका होगा क्या होगा, कैपिटल बजटिंग, लिखो इट इज द हेडिंग दो कैपिटल बजटिंग और आगे लिखो इट इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या नाम देते हैं, इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और इन्वेस्टमेंट, आगे लिखना उसमें इट इज फर्म्स डिसीजन टू इन्वेस्ट, it is firm's decision to invest, firm's decision to invest its current funds बेटा उसको हाईलाइट कर लेना या अंडरलाइन कर लेना, current funds most efficiently फिलहाल अंडरलाइन कर लो, बाद में हाईलाइट कर लेना, हाईलाइट करने मिल रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, मोस्ट एफिशिएंटली इन द लॉन्ग टर्म एसेट, इन द लॉन्ग टर्म एसेट्स को भी हाईलाइट या अंडरलाइन कर लेना, लॉन्ग टर्म in anticipation of an
of an expected flow of benefits, expected flow of benefits, expected flow of benefits over multiple years, over मल्टीपल मतलब आगे कई साल में बेनिफिट्स आएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म, देखो आपने दो तीन चीजें लिखी हैं। पहला क्या लिखा, यूज क्या करेंगे आप, करेंट फंड। करेंट फंड्स का मतलब ये मत सोच लेना कि हम शॉर्ट टर्म फंड्स की बात करें। करेंट फंड्स मतलब द अमाउंट वी हैव, द रिसोर्सेज वी हैव। क्योंकि कोई भी, देखो एक बात बताओ, सीधी बात समझो कि सबसे पहले थिंकिंग अबाउट कैपिटल बस्टिंग या कोई भी बजट बनाने से पहले सबसे पहले तो आप ये देखते हो ना कि आपके पास रिसोर्सेज है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू कि मेरे पास एक प्लान है जिससे आप हर महीने 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। अच्छा लगा? बोलो ना। अच्छा लगा ना? कानों को तो बहुत बहुत सुकून मिला होगा, ठीक है ना? अभी धक्का भी लगेगा, टेंशन मत लो, है ना? कान के रास्ते दिल तक बात पहुंचे, मजा आ गया। 1 करोड़ रुपए महीने का, सर बहुत बड़ी बात है। 12 करोड़ का पैकेज, क्या करना है मुझे? अच्छा लगा ना? मतलब फ्यूचर में आपको हर महीने कितना मिलेगा? 1 करोड़ रुपए। लेकिन उसके लिए पहले इन्वेस्टमेंट करना होगा आपको 200 करोड़ रुपए। शुरुआत 200 करोड़ से करो, कितना दिन लगेगा? 200 इन्वेस्ट करोगे, हर महीने 1 करोड़ कमाओगे तो कुछ दिन में रिकवर हो जाएगा, उसके बाद फायदा ही फायदा ना, लाइफ टाइम मिलेगा 1 करोड़ रुपए। आप लोग अब बताओ 200 करोड़ सुनना है? प्लान सुनना है? 200 करोड़ है, पहले क्या सोचेंगे? पहले क्या सोचेंगे? अरे छोड़ बजट को, गोली मार बजट को, भाड़ में जाए ये बजट। पहले हम ये सोचेंगे यार अपने जेब में 200 करोड़ है तो बात बनती है, नहीं तो फिर सुन के भी क्या फायदा, बुरा ही लगेगा। अब बताओ तुम में से किसके जेब में 200 करोड़ रुपए पड़े? ये अमीर आदमी बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था। इसके अलावा इस प्लान में किसी और को मजा आएगा? मजा तो आएगा सर, लेकिन वो बोलते नहीं है कि लिमिट से बाहर चला गया। नहीं बोलो। सो एग्जैक्टली सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे ना कि हमारे पास रिसोर्सेज है या नहीं है, एंड दैट इज द करेंट फंड्स वी हैव, है ना? उसी को तो यूज करेंगे। बोलो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? क्या बोला था? लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए बात करें, लॉन्ग टर्म एसेट की बात करेंगे। लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, इनफैक्ट बिजनेस एज वेल। हम नया बिजनेस शुरू करते हैं वो भी लॉन्ग टर्म एसेट में कवर होगा। हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो भी लॉन्ग टर्म एसेट होगा। ये भाई साहब पहले क्या बनाते थे? डिटर्जेंट पाउडर बनाते थे, है ना? है ना? उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया यार डिटर्जेंट पाउडर के साथ साथ चलो हम सोप भी बनाते हैं। ऐसा होता है अक्सर करके, कंपनीज करती रहती है, सोप भी बनाएंगे। ऐसे कंपनीज डाइवर्सिफाइड तरीके से काम करती रहती है कि अभी ये काम सही चल रहा है, जैसे अंबानी का क्या है, अंबानी ऐसे काम सही चल रहा है, चलो एक काम और कर लेते हैं, कुछ नहीं तो चलो आईपीएल की टीम खरीद लेते हैं, कुछ नहीं तो चलो वो फुटबॉल लीग की टीम खरीद लेते हैं, वो नहीं तो इंटरनेशनल कोई लीग की टीम खरीद। तो मतलब समझो ध्यान से, अगर काम आपका स्मूथली चल रहा है, एक्सपेंशन चाहते हो, एक्सपेंशन के लिए भी जा सकते हो, हाँ या उसी बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए भी जा सकते हो, हाँ या ना? एडिशनल वेंचर शुरू कर सकते हो, हाँ या ना? yes, और उसके बाद आप रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो। नहीं अरे बोलो ना, तीन बातें मैंने यूज करी, क्या? एक्सपेंशन और एडिशनल, एडिशन कहना, ठीक है? और तीसरा क्या बोला? रिप्लेसमेंट। एक्सपेंशन मतलब करंट बिजनेस को बढ़ाना है, कहने का मतलब है एक जगह और ब्रांच खोलनी है मुझे। अब वो सिटी मेरे नजर में 4 सिटीज है, लेट्स सपोज 4 सिटीज है, 4 में से कौन सी सिटी में मुझे क्या रिटर्न और रिवॉर्ड जाने वाला है, ये सबका एनालिसिस करूंगा नहीं करूंगा? बोलो 1 साल का होगा, मल्टीपल ईयर का प्रोजेक्ट होगा, मल्टीपल ईयर का प्रोजेक्ट होगा। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट प्रोजेक्ट वी हैव टू एनालाइज ना। हेल्प कौन करेगा? कैपिटल बस्टिंग। कौन हेल्प करेगा? कैपिटल बस्टिंग। आई होप यू आर गेटिंग दैट। श्योर। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट वाला दूसरा क्या था? एडिशनल शुरू करना। अरे आपको भी मैंने एग्जांपल दिया, भाई साहब डिटर्जेंट पाउडर के साथ साथ सोप का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सोप भी डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, नहीं होते क्या? जैसे आप लोग तो खैर नहाते नहीं हो, नहाते हो तो सोप का नाम बताओ, फिर कैटेगरी बता ना, नाम नहीं ब्रांड नहीं पूछ रहा, तेरे से एक्सपेक्टेड नहीं है बेटा, बाकियों से। अच्छा बता तू ही बता। डेटॉल, ये मैंने बोला ना ब्रांडिंग नहीं करनी है, कैटेगरी बतानी है।
और हाँ वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, बर्तन धुलने। आज सुबह सुबह किया ना बेटा। देखो सबने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया। देखो जिसने आज सबसे पहले, जैसे कुछ लोग नहा के आए तो सबसे पहले उन्होंने नहाने का साबुन सूझा, जो सबसे पहले बर्तन धुल गया। अच्छा ये भी है, हाँ डिश वॉश बार हो गया, और क्या होता है डिटर्जेंट बार भी होता है, ठीक है ना, मतलब a lot of categories are there, बट वो भी है। उसके बाद जो आप सोप देखते हो उसमें होता है आयुर्वेदिक, बोलते तो सारे ही होते, कोई नहीं है, कोई नहीं होते। ये जितने भी सोप्स आप यूज करते हैं सारे के सारे केमिकल यूज करते हैं मैक्सिमम, जो भी टॉप मोस्ट ब्रांड है, और जो विदाउट केमिकल होते हैं उसको दुनिया जानती नहीं क्योंकि थोड़ा महंगा पड़ता है और मार्केट में दुकानदार रखता नहीं है। तो आपके सामने तो वही है ना, जो दिखेगा वही बिकेगा। हाँ चलो कोई नहीं है ना, है बहुत से, उसके लिए फीस अलग से लगेगी, जिसकी फीस दी है उसको पढ़ा लेने दो, ठीक है। हाँ नहीं, अगर आपको देखो भाई जिस चीज की फीस दी है वो पढ़ा लेने दो, अगर आपको वो भी जानना है तो उसके लिए फीस अलग से देनी पड़ेगी, है ना, उसके लिए 500 रुपए पर मिनट। और साबुन का नाम बताने कम से कम आधे घंटे लूंगा। सही है ना, बिजनेस सही नहीं है। 500 रुपए मिनट के हिसाब से आधे घंटे का कितना हुआ, कितना? तेरा मैथ्स खराब है या तू खराब है? 1 मिनट का 500, आधे घंटे का 1500। चलो एक चीज और लगा लेना बाद में, चलो ध्यान दो, आते बेटा अपने काम पे लगते हैं। तो डाइवर्सिटी यानी कि एडिशनल वेंचर शुरू करना, सुनो ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास कई ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ टाइम आपके पास बिजनेस में भी ऑप्शन होते हैं। डजंट मैटर कि मैं केवल सोप की बात करूंगा, मान लो भाई साहब को सोप के अलावा और भी किसी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, तो 3-4 ऑप्शन इन्होंने सामने रखे, कौन सा शुरू करें? अच्छा तुम होते तो कौन सा शुरू करते? बजट प्रिपेयर करते नहीं, वो फिर भी शुरू कौन सा करते? ज्यादा प्रॉफिटेबल, यानी टारगेट अपने दिमाग में एक ही होता है, क्या? पैसा ही पैसा होना चाहिए, है ना, ज्यादा आना चाहिए, करो ज्यादा का इरादा, है ना। तुझे क्या हो गया दिशा, इतना सैड होके दुखी होके क्यों बैठी, क्या हो गया? समझ नहीं आया क्या? आया ना, ठीक है। मुझे लगा क्या कुछ सोच रही क्या, कुछ बिजनेस आइडिया तो बता बेटा। 200 करोड़ का, अरे वो मजाक था, ऐसे 1 करोड़ वाली कोई स्कीम नहीं मेरे पास। वो सोच रही 200 करोड़ कहाँ से लाऊं, हालांकि उसके घर में ब्लैक मनी बहुत पड़ी है ना। अरे तू ज्यादा नोटिस कर रहा, ध्यान मत दे, इधर दे, गलत जगह जा रहा है, बहुत मारेगी, इतना याद रखना। मैंने सुना उसने कुंफू भी सीखा हुआ है। हमें बता तो रहा हूँ, सुनो ध्यान से, सर को तो कुछ नहीं बोलेगी बेटा, व्हाटएवर। एक बात और याद रखो, यहाँ बैठा कोई बच्चा सर को कुछ नहीं बोलेगा, आपने कुछ किया उसके बाद आप समझो, सर का क्या, सर तो बोल के चले जाएंगे, साइड इफेक्ट आपके ऊपर निकलेगा। अच्छा सुनो, बात क्या कह रहा था, 200 करोड़ उसके पास, देखो एक्चुअली ना उसके घर पे एक अलग से रूम बना है जो कभी नहीं खुलता, क्यों? कैश में पैसे भरे पड़े उसके घर पे, तो वही सोच रही वहां से कैसे निकालूं, पापा को बता के निकालो, बिना बताए 200 करोड़, है ना। सो डाइवर्सिटी ऑफ बिजनेस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, लेकिन उन सारे एफर्ट्स में आपको हेल्प कौन करने वाला? कैपिटल बस्टिंग। एक्चुअली क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, ज्यादा प्रॉफिट कौन देगा, उसी में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आपको टीवीएम वाला पिछली क्लास याद होगी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाली, लास्ट में मैंने एनालिसिस कराया था 2 प्रोजेक्ट्स का, उसमें यही कंसेप्ट यूज कराया था। हालांकि मैंने ऑब्वियसली एनपीवी यूज कराया था, बट ऑब्वियसली हमने यहाँ पे थोड़ा सा पूरा डिटेल नहीं देखा था, बट हाँ यही था, 2 प्रोजेक्ट्स में आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल जो होगा वही आप सेलेक्ट करोगे, हाँ या ना, पक्की बात। उसके बाद क्या था, रिप्लेसमेंट। मजा नहीं आ रहा जो कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उसमें मजा नहीं आ रहा, नया बिजनेस कर रहे हैं। कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, लॉन्च, हाँ या ना, कौन सा उठाएंगे? अगेन टारगेट वही होगा, क्या सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा है, सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी
हाँ है ना। लेकिन इन सारे डिसीजन से लेने के पहले सबसे पहले क्या देखना होता है? मतलब बजट तो ओवरऑल हो गया, सबसे पहले अपने पास करंट फंड है या नहीं है, हाँ है ना। बेटा उस करंट फंड को हम नाम देते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या नाम देते हैं? अभी सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। आपने अभी क्या लिखा लास्ट? मल्टीपल ईयर्स, इतना लिखा ना, पक्का ना? अभी आगे लिखो लॉन्ग टर्म एसेट, इसके बारे में भी एक लाइन लिख लो। लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होते हैं? वैसे क्या होते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स? मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, हाँ है ना। जो लॉन्ग टर्म हो लॉन्ग टर्म एसेट, वेरी गुड, सही है बेटा। चलिए लिखिए, डैश देके लिख लो। दोज which affects the firm, those which affects the firm, those which affects the firm for more than one accounting period. One accounting period. ठीक है, एक नोट लिख लो, नोट लिखो नीचे, नोट। अरे नोट्स तो बना ही रहे हो, नीचे एक नोट ऐसे NOT लिखो, डैश देके लिखो, ठीक है। The firm's investment decision mainly concerned with the firms में apostrophe है बेटा। Investment decision mainly concerned with expansion, mainly concerned with expansion। नहीं आएगी स्पेलिंग पूछ लेना, क्योंकि सीखने में कोई पाप नहीं लगता, है ना। तो ऐसा नहीं कि कोई बुरा मान जाएगा, किसी की बेइज्जती हो जाएगी। मैं पहले भी बोला हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि बेटा यहाँ इज्जत बनाने नहीं आए हो, यहाँ नाम कमाने नहीं आए हो, यहाँ क्या नॉलेज लेने आए हो, सीखने। और सीखने के लिए इंसल्ट भी हो सकती है, तो कोई फील नहीं होना चाहिए। अगर मान लो किसी को आता, तुम्हारे पड़ोस में बैठे, तुम्हें नहीं आता, तो अगर सब कुछ तुम्हें आता तो तुम यहाँ बैठते क्या? तो इसमें आपको कोई हेजिटेशन नहीं होनी कि कोई क्या सोचेगा। अगर कोई क्या सोचेगा ये भी आप भी सोचेंगे तो वो क्या सोचेगा, ठीक है। तो लेट देम थिंक, कुछ तो सोचने दो बेचारों को, हाँ है ना। अभी कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे शर्माते, ठीक है चलो मैं भी, हो सकता है मैं भी हंस दूं तुम्हारे सवाल पे, क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? हो सकता है तुम्हारे इतने सिली क्वेश्चंस हो हंसी आ जाए, बट इससे साबित होता है ना मैं भी इंसान, भाई हंसी तो आ ही सकती है। इट डजंट मैटर, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं कितनी इंसल्ट होती है बेचारे की, लेकिन डाउट तो क्लियर करते हैं ना, फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके सिली क्वेश्चंस हो या आपके लॉजिकल क्वेश्चंस हो, डजंट मैटर एट ऑल। अगर आपको लगता है कि आपको ये दिक्कत दे रहा है तो आप पूछ सकते हो। अभी वो लड़की क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैंने उसको देखा कि ज्यादा क्वेश्चन, मैंने क्या बोला बेटा, क्लास के बाद मिल लेना, बताऊंगा। मैंने कभी ये बोला नहीं बताऊंगा? बताऊंगा क्यों नहीं यार, मेरा तो काम ही है। और अगर कोई टीचर ये कहता मैं डाउट नहीं लूंगा, तो फिर बेटा उसको तो फिर गोली मार दो सीधा। फिर गाली नहीं देना, रे गाली नहीं देते, गंदी बात है, गाली देना गंदी बात है, सीधा गोली मार दो ना फिर। लिटरली इफ यू आर अ टीचर, हाउ कैन यू से दैट डाउट नहीं लूंगा? हाँ, अगर बच्चे का क्वेश्चन है तो अब ऐसा भी नहीं, बच्चा कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जो सच में ऐसा है कि जवाब नहीं देना चाहिए, तो अलग बात है, गुस्सा भी आ सकते हैं। अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको लगता है कि सिली क्वेश्चन है, बट स्टिल वो उसको बताने की चाहिए। जैसे मान लो कोई स्पेलिंग पूछ ले, इट इज सिली क्वेश्चन एक्चुअली। इस लेवल पे पहुंचने के बाद कोई स्पेलिंग पूछ रहा है तो इट इज अ सिली क्वेश्चन, बट स्टिल अगर एक स्पेलिंग पूछा, कोई ऐसा तो नहीं पूछा कि आपकी इनकम कितनी है। अगर ये बच्चा पूछता आपकी इनकम कितनी, गोली मार दो सीधा उसको। जनसंख्या नियंत्रण का एक तरीका ये भी है, पॉपुलेशन कम करने, गोली मार दो, है ना। नहीं बेटा ऐसे करना नहीं, रहे गड़बड़ हो जाएगा, आतंकवाद फैल जाएगा देश में। चलिए वापस आइए, वापस आते बेटा, ध्यान दीजिए। पहले क्या लिखा? एक्सपेंशन, उसके आगे लिखो एक्सपेंशन, देन एक्विजिशन लिखो, एक्विजिशन लिखो। अरे वो तो मैंने तुम्हें बताया था ना, एक्विजिशन, एक्सपेंशन, देन एक्विजिशन, देन मॉडर्नाइजेशन। एक्विजिशन की स्पेलिंग ACQ, सी लगेगा वहां पे, है ना। हाँ QUI, QU और U ऐसे ना जैसे मियाँ बीवी हैं,
क्यू और यू मियां बीवी है, कितना भी हो जाए वो दोनों साथ में ही रहने वाले हैं। ठीक है चलिए, ऐसे याद भी रहता ना। एक्विजिशन, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन मतलब एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करना। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी में भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है ना यार, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में भी ऑप्शंस अवेलेबल है कि कौन से टेक्नोलॉजी यूज करें। वहां भी हमें जहां भी ऑप्शन आएगा, यहाँ एक्चुअली क्या है ना, जो आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो बेटा, कैपिटल बजटिंग। क्या पढ़ रहे हो, कैपिटल बजटिंग। बेसिकली इसमें क्या है ना, यही पॉइंट ही है कैपिटल बजटिंग में। पॉइंट ही क्या है कि मल्टीपल ऑप्शंस को आप एनालाइज करने जा रहे हो। किसको एनालाइज कर रहे हो, मल्टीपल ऑप्शंस को। ठीक है ना, यहाँ बेसिकली यही है, व्हाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट यू हैव टू डिसाइड। तो इन्वेस्टमेंट में क्या डिसाइड करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ क्या। अगर एक ही ऑप्शन होता है, जैसे यहां से बाहर जाने का केवल एक ही रास्ता होता, तो तुम बाहर जाने के बाद क्या डिसीजन, बाहर जाने के लिए डिसीजन लेते क्या। अगर जाना है तो क्या करना है, जाना ही है। कितने रास्ते हैं, लेकिन अगर अभी देखोगे दो रास्ते हैं और जल्दी पहुंचना है, तो डिपेंड करते ना कहाँ पहुंचना है। अगर रिसेप्शन पे पहुंचना जल्दी तो पीछे वाले गेट से जाओगे। एग्जैक्टली यही तो सोच रहा है, कहाँ पहुंचना और जल्दी पहुंच रहा है ना। तो कहाँ वाला पहले है, टारगेट तो सेट करना है ना, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। बाहर मतलब जगह भी तो होगी कोई ना, बाहर के पागल थोड़ी ना ऐसे सड़कों पे घूमेंगे, है ना। मैं हूं परिंदा। कौन सा, अच्छा मॉडर्नाइजेशन के बाद एक बार नेक्स्ट लिख लो, एंड रिप्लेसमेंट, एंड रिप्लेसमेंट। ठीक है, बोलो इतना अगर हो गया तो बताओ। सो इट्स क्वाइट सिंपल। तुम क्यों आ गए यार, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। तो कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है, जरा एक बार डेफिनेशन देखिए। कैपिटल बजटिंग में क्या लिखा आपने, चलो जो भी बोल रहे हो अच्छा लग रहा है, सुना ही नहीं दे रहा, कसम से बताओ क्या बोल रहा हूँ, शब्दों का क्लैरिटी नहीं बन रहा है। इट इज लाइक आई एम फीलिंग लाइक कि मैं मतलब स्कूल में जब प्रेयर होता था ना, तो बच्चों को याद तो रहता नहीं था आधे से ज्यादा, तो वाह करके सब बोल डालते थे और 5 मिनट बाद भारत लास्ट में भारत माता की जय कर देते थे। वो बस ऐसे ही था ना। सही बच्चे हो यार। वैसे तुम लोगों ने अभी पढ़ के सुनाया, कसम से आधों ने तो पढ़ा ही नहीं, मुझे पक्का पता लग रहा है। आधों ने नहीं पढ़ा है, बस ऐसे ही मुंह हिला दिया या फिर वो भी नहीं किया। अच्छा सुनो ध्यान से, कैपिटल बस्टिंग का जो सेकंड पैरा लिखा है ना, कि इट इज द डिसीजन अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ योर करेंट फंड्स, द अमाउंट यू हैव, द टारगेट ऑप्शन, द इन्वेस्टमेंट फंड यू हैव, जो आप अमाउंट यूज करना चाहते हो, दैट इज द करेंट फंड, where you will use long term assets में। so various alternative long term assets है, तो हम कहाँ यूज करें इसी डिसीजन को लेने के लिए, जो हम बजटरी सिस्टम यूज करते हैं उसे नाम क्या देते हैं, कैपिटल बजटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म एसेट से ही बिलोंग करेगा, शॉर्ट टर्म की बात यहाँ नहीं होती, ठीक है ना, पक्की बात। उसके बाद आपने लिखा क्या, लॉन्ग टर्म एसेट 12 महीने से ज्यादा ऑब्वियसली होगा, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। एंड देन लास्ट वन एक्सपेंशन, एक्वेशन, मॉडर्नाइजेशन और रिप्लेसमेंट। इस तरीके की चीजों में अक्सर आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म फंड्स लगते हैं, और लॉन्ग टर्म फंड्स लगे लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट होता है, ऐसे में आपको कैपिटल बजटिंग का यूज करना है, ठीक है ना, पक्की बात। चलिए अब लिखेंगे आप कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, हेडिंग लेंगे बजटिंग टेक्निक्स। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। बेटा देखो दो तरीके की टेक्निक्स होंगी, कितने, दो कैटेगरी एक्चुअली। ढक्कन,
ठीक है, बाकी लोग समझ गए ना? बाकी कंसेप्ट में थोड़ा देर भी लगे, लेकिन इन सब में देर नहीं लगती ना, ये तो फटाक से समझ में आ जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, कैपिटल बेस्ट बजटेड टेक्निक्स में सबसे पहला नॉन नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, और दूसरा क्या होगा? अच्छा, डिस्काउंटिंग का मतलब डिस्काउंट वो मत समझ लेना जो डिस्काउंट रिसीव्ड अलाउड होता है, उसकी बात नहीं करते। एक्चुअली डिस्काउंटिंग यहाँ पे एक्चुअली किसकी बात करते हैं हम, किसको फोकस करते हैं? कैश फ्लो, ठीक है ना? किसकी बात करते हैं हम? फ्लो ऑफ कैश, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है। तो कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग टेक्निक और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक की बात हो रही है, ठीक है ना? एक्चुअली कह सकते हैं क्या, नॉन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक्स, और दूसरा क्या है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, हाँ या ना? बोलो। अब देखो बेटा, नॉन डिस्काउंटिंग में जनरली दो ही मेथड यूज होते हैं। पहला देखो ध्यान से, पे बैक, क्या होगा पहला? पे बैक पीरियड मेथड, पे बैक पीरियड मेथड। और दूसरा जो मेथड होगा, ध्यान से देखिए, दूसरा मेथड है ARR, ARR, दैट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना? ARR मेथड। कितने मेथड हो गए? दो, पे बैक पीरियड मेथड और दूसरा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, यानी ARR मेथड, ठीक है ना? अब यहां पे आते हैं, ARR याद रखना, ARR एक होता है और दूसरा IRR होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट ARR नॉट IRR, क्लियर है? बोलो। और जो यहाँ पे होगा, ध्यान से देखना, ये जो नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक में होगा, यहाँ पहला होगा जो सबसे फेमस है, NPV, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू व्हाट मेथड, सबसे ज्यादा फेमस मेथड। दूसरा है PI, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी, सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ऑब्वियसली मेथड, ठीक है ना? दूसरा क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तीसरा देखो, हालांकि ये सबसे पहले कराऊंगा, NPV के बाद इसको कराऊंगा, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड, ठीक है? और एक और है आपका IRR, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। और ऑब्वियसली MIRR भी होता है, MIRR, दैट इज what modified, not modified, it's modified IRR। अब IRR का फुल फॉर्म तो ऊपर पता है ना, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ना? एग्जैक्टली, तो IRR भैया मॉडिफाइड IRR, MIRR टेक्निक, ठीक है ना? ये इतनी टेक्निक्स है। हालांकि इसमें से कई आपको लॉजिकली आपको देखा जाए तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं होगा, एज आई रिमेंबर, ठीक है ना? बाकी लिखवा तो मैंने दिया है, और भी कई टेक्निक्स होती है, बट इतना ही जनरली यूज होता है। टेक्निक्स तो बेटा और भी हो सकती है। फोटो
लिख लिया कभी डाल दो, तो नहीं है उनको बताना, पता तो चले कि कैपिटल वेस्टिंग शुरू हो गई है ना। डन। वेल देखो इससे जो कनेक्टिंग पॉइंट्स है, देखो यहां से सबसे बड़ी बात, इस पॉइंट पे आप फोकस करो, किस पे, डिस्काउंटिंग टेक्निक की बात करो। यहां पे डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है, देखो वैसे तो मैं बता दूं, दो चीजों की टेक्निक होती है, दो चीजें होती है, एक होता है जस्ट ऐसे, एक होती है डिस्काउंटिंग और दूसरी होती है कंपाउंडिंग। पहला क्या होता है, डिस्काउंटिंग, और दूसरा होता है कंपाउंडिंग। और मजे की बात है पिछली क्लास में मैंने दोनों ही डिस्कस किया था, और पिछली क्लास में जो भी डिस्कस किया था, मुझे जहां तक लगता है आप लोग के एक्सप्रेशन से आप लोग उसको रिकॉल करके नहीं आए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में था डिस्काउंटिंग, और कंपाउंडिंग था फ्यूचर उसमें। और क्या बात है, देखो टाइम वैल्यू मनी दोनों ही था वैसे बेटा, तुमने एक चीज गड़बड़ करी, पहले वाले में प्रेजेंट वैल्यू क्या था, प्रेजेंट वैल्यू। तो जब तुम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंटेड वैल्यू। हाँ है ना, याद आया कुछ, प्रेजेंट वैल्यू को क्या नाम दिया था, डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटिंग कर रहे थे ना, बोलो। अच्छा याद कैसे रखेंगे, वैसे एक बात बताओ, किसी चीज पर डिस्काउंट लगेगा तो अमाउंट कम होगा ज्यादा होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू से अमाउंट में अगर बात करें, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट क्या होता है, वर्थ ज्यादा होता है लेकिन अमाउंट तो कम होता है ना, बोलो। तो डिस्काउंटिंग कब यूज होता है, जब आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हो। और जरा फ्यूचर वैल्यू की डेफिनेशन देख लो एक बार, उसमें वर्ड यूज करा है कंपाउंडिंग विद इंटरेस्ट। तो क्या होता है, कंपाउंडिंग होती है जब हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कल भी कर रहे थे ऐसा, दो मिनट के लिए अगर मैं शक्तिमान वाली शक्तियां होती है ना मेरे पास, well, go for that. कंपाउंडिंग क्या होगा बेटा, whenever you are going to calculate what, future values, हाँ है ना, and what will be discounting, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। तो याद रखना हमें फ्यूचर वैल्यू के कैलकुलेशन, मैंने वैसे भी बोला था फ्यूचर वैल्यू पे इतना टेंशन मत लो, आपको कैलकुलेशन किसकी करनी ज्यादातर, प्रेजेंट वैल्यू की, क्योंकि यहाँ पे कहीं लिखा है कंपाउंडिंग टेक्निक्स नहीं है ना, तो मतलब वहां पे मैटर ही नहीं करता, क्योंकि आपको प्रेजेंट वैल्यू की बात करनी है। और अगर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझना है कि डिस्काउंटेड और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक में डिफरेंस क्या होता है, तो आप देखो ये मेथड आपको यहां दिख रहा है कौन सा, और ऐसा ही एक मेथड और यहां भी दिख रहा है। जैसे ही दोनों मेथड समझ में आ जाए, जब कभी भी तुम्हें पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंटेड एंड नॉट डिस्काउंटेड टेक्निक, तो याद रखना क्या होगा, इन दोनों मेथड से ही आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि दोनों में अंतर क्या है, डिस्काउंटिंग का अंतर है। तो मतलब क्या है, यहाँ कौन सी वैल्यू यूज होगी, प्रेजेंट वैल्यू यूज होगी, और यहाँ पे नॉर्मल, नो फ्यूचर वैल्यू, नॉर्मल अमाउंट यूज होगा, जैसे 1 लाख है तो 1 लाख यूज होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे डिस्काउंटेड वैल्यू यूज होगी। तो जब भी देखो इन दोनों मेथड को क्यों मैं फोकस कर रहा हूं, जब तुम्हें डिफरेंस याद रखना हो ना कि डिस्काउंटेड और नॉट डिस्काउंटेड टेक्निक में क्या डिफरेंस होता है, तो ये दोनों मेथड एक ही है तो एक ही ना, बस अमाउंट अलग यूज हो रहा है, तो तुम्हें याद रहेगा इससे डिस्काउंटेड टेक्निक और नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक में क्या अंतर, ठीक है, पक्का। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले मेथड की, क्योंकि उसमें डिस्काउंटिंग यानी प्रेजेंट वैल्यू का कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, क्लियर है। तो सर अभी आप पहले मुझे टेक्निक्स बताओगे या पहले कैश फ्लो बताओगे, लिख तो नहीं लिखा नहीं ना अभी, लिख नहीं लिख तो तेज भाग रहे, कोई नहीं। देखो एक्चुअली क्या है ना,
चलो पहले कैश फ्लो की बात कर लेते, फिर इसकी बात करते, ठीक है ना? ठीक है, अरे कोई नहीं, एक ही लाइन तो है। पहले किसकी बात कर रहे हैं? कैश फ्लो। एंड कैश फ्लो में देखो, फ्लो जब आएगा तो दो बातें आएंगी। Whenever you are talking about flow, पहला फ्लो क्या है? इनफ्लो। याद रखना, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा? बेटा पहले 200 करोड़ लगाओगे, फिर हर महीने कितना मिलेगा? 1 करोड़। तो मतलब पहले क्या होगा? तो आउटफ्लो को यहाँ पे याद रखना, टेक्निकली नाम दिया जाता है क्या बेटा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या नाम दिया जाता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे और क्या चीज आएगी हम डिस्कस कर लेंगे आगे बाकी डिटेल में। इनिशियल इन्वेस्टमेंट और इनफ्लो मतलब क्या होता है? ये बेसिकली कुछ नहीं है, जो सीरीज ऑफ पेमेंट जो मिलने वाला, सीरीज ऑफ पेमेंट्स टू बी रिसीव्ड इन एग्जैक्टली फ्यूचर। ठीक है, तो ये है इनफ्लो का मतलब। तो आउटफ्लो और इनफ्लो बेसिकली हम कंपैरिजन किसका करेंगे? इसी का करेंगे, हाँ या ना? क्लियर है? बोलो। तो कैश फ्लो यही है, क्योंकि दोनों में कैश फ्लो था, तो फ्लो का मतलब बताना था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? बोलो बेटा। अब नॉट, हाँ जी, थोड़ा क्या, अरे मिल जाएगी, फोटो मिल जाएगी, टेंशन मत। हाँ कोई नहीं, आसपास में देखो यार, कितना बड़ा काम थोड़ी ना यार, अभी तो कुछ लिखा था, मतलब इतनी छोटी छोटी बातों को। ठीक है, थोड़ा नोट्स डिले हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। बाकी मैं मेन मुद्दे पे, जो पहला मेथड, व्हाट इज द फर्स्ट मेथड बेटा? क्या है? क्या बात, बेटा जब भी क्लास में आए दिमाग को प्लीज साथ में लेकर आए। मतलब घर पे रख के कोई फायदा नहीं है, लेकर आए, ठीक है, यूज करें, अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा फील होगा, है ना? ये फील कंफर्टेबल। मैंने क्या बोला था, अभी थोड़ी देर बाद आएंगे इस पे। ये थोड़ी ना बोला काट दिया तो कभी लिखेंगे ही नहीं। मतलब एक बार काट के पढ़ेंगे नहीं, छोड़ो, हो गया खत्म, सिलेबस से खत्म हो गया। पे बैक पीरियड मेथड, ध्यान से सुन लो, और एकदम आसान है यार। मतलब ये जो 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे होंगे ना, उनको भी समझाओ, वो भी समझ जाएंगे। नहीं, मैं बेइज्जती करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बट ये बता रहा हूं कि आप इतना आसान चीजें किसको आप आराम से करके जाओ। और अगर एग्जाम में कभी पूछता तो सारा कुछ छोड़ के सबसे पहले इसी को निपटा लेना। पे बैक का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली, है ना? कल तूने मेरे से 10,000 लिए थे ना जाते वक्त, जस्ट पे मी बैक, मतलब करेगा ना? जाते वक्त ही तो करूंगा ना। हाँ तो करके जाना, ठीक है? सो एग्जैक्टली, पे बैक का मतलब वापस पेमेंट मिलना, हाँ है ना? और आगे क्या वर्ड यूज किया? टाइम पीरियड होगा। मतलब आप जरा वापस थोड़ी देर के लिए इस वाले पॉइंट पे जाओ जो अभी दिख रहा है। क्या था यहाँ पे? सबसे पहले क्या हुआ था? आउटफ्लो मतलब मैंने पैसा लगा दिया। कहाँ लगाया? प्रोजेक्ट में। आप याद रखो, प्रोजेक्ट में, ठीक है? अब मेरे को क्या करना? पैसा लगा के भूल जाना चाहिए ना, क्योंकि वो तो डूब गया। हाँ, क्या होगा उस प्रोजेक्ट से? इनफ्लो आएगा, रिटर्न आएगा। बस आपको यहाँ ये कैलकुलेट करना है कि जल्दी से जल्दी कितने टाइम पीरियड में जो मैंने पैसे लगाए हैं वो वापस आ जाएंगे। दैट इज पेबैक पीरियड। खत्म? क्या समझा? फिर से सुन लो। जितना ही आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, वो कितने टाइम पीरियड में कवर अप हो जाएगा यूजिंग इनफ्लोज, वही टाइम पीरियड क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चलिए, क्लियर है? लिखिए इसके बारे में, पेबैक पीरियड के बारे में। अगर छूटा है नोट्स तो गिव सम स्पेस आफ्टर दैट, जो बोल के लिखवा रहा हो लिख लो। लिखो, इट मींस the time period in which we are
we are going to cover the amount of initial investments. We are से बोलो, शुरू से बोलो. It means the time period in which we are going to cover the amount of initial investments from future cash inflows. From future cash inflows. देखो बेटा, ऐसा होता है ना, मेथड को समझा दूं, मेथड के क्वेश्चन करा दूं, केवल उससे काम नहीं चलेगा. ये जो 2 लाइन 4 लाइन लिखवाने का रीजन ये है कि इन केस आपका एग्जाम जब होगा, एट दैट टाइम आप घर पे होगे और मैं अपने घर पे होऊंगा, एंड वी हैव नो फॉर्मल कम्युनिकेशन एट दैट टाइम. तो आपको अगर छोटी छोटी बात होगी, आप मुझे फोन करो या याद करो, इससे अच्छा नोट्स पढ़ के रिकॉल हो जाए. आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा, हाँ पे बैक पीरियड का मतलब तो यही था. भूल गया सब कुछ, कंसेप्चुअली थ्योरी भूल गई है, क्या होता मतलब भूल गया है, तो कैसे याद करेंगे? यही तरीका है. 2 लाइन से आपको रिकॉल हो जाएगा कि पे बैक पीरियड का मतलब क्या है, कि जितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाया है उसको कैश इनफ्लो से कवर करना है. कितने टाइम पीरियड में कवर किया, वही हो जाता है क्या पे बैक पीरियड. वही लिखा आपने मुश्किल से 2-3 लाइन में. हाँ या ना? क्लियर है? यस सर. है ना, ये बदला ले रही थोड़ी देर पहले का, है ना. चलिए बेटा, क्वेश्चन फ्रेम करता हूं. देखिए जरा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन लगाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज, कितना लिखा था यार, 1 करोड़. चल जो भी लिख दिया अपने घर से थोड़ा. एंड ऑब्वियसली इनिशियल इन्वेस्टमेंट कब होगा, कब टाइम पूछ रहा हूं, कब होगा? स्टार्टिंग में. तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर क्या लिखेंगे? कौन सा ईयर? आज के आज हो रहा है, इसको 0 ईयर लेंगे. फर्स्ट ईयर मतलब अगला साल, 1 साल बाद. ईयर 1 मतलब 1 साल बाद जो रिटर्न मिल रहा है. समझ में आई बात? तो देखो यहाँ ईयर 1, चलो कैश इनफ्लो, CIF इनफ्लो, ठीक है. ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6. चलिए यही है क्वेश्चन. आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? कैलकुलेट पे बैक पीरियड. सो आई होप क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल और आराम से समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है वो टेंशन नहीं है, क्या करना है तो समझ में आ रहा है. हाँ या ना? बोलो बेटा. चलिए शुरू करें. नहीं क्या बोला, नहीं करना है कसम से, उसकी कसम. चलो नहीं, मैंने जानता हूँ, देखो तुम लोगों से कुछ भी करवा लो कोई कसम काम नहीं करता, लेकिन जो उसकी कसम है ना वो बड़ा जल्दी काम करता है. उसकी, जिसका नहीं है, अगर होने वाला तो होगा ना, उसकी भी कसम, ताकि अगर लग जाए ना, अगर नहीं सुधरे और कसम लग जाए तो कम से कम कोई और तो बर्बाद ना हो साथ में. हाँ बेटा तेरी बात ही नहीं. वैसे तो बस एक बार ना, जब भी कुछ ऐसा सीन बनेगा तो बस कुछ नहीं करना, अपना ज्ञान उसको दिखा देना. जो ये नहीं एक्स्ट्रा टैलेंट जो है ये तुम बीच बीच में लाते हो अलग से ढूंढ के,
चलते टॉपिक के बीच में अचानक से उड़ता हुआ पॉइंट आएगा और सारी क्लास को समझ में आ जाएगा। बदमाश, कुछ भी बोलते रहते हो। देखो इधर, कितना इन्वेस्टमेंट है बेटा? 1 करोड़, 1 CR है ना। और ये है इनफ्लोज, पहले साल, दूसरे साल, तीसरा, चौथा, नेक्स्ट। कैलकुलेट पे बैक पीरियड, मतलब आगे छोड़ो, जाता नहीं मैं। कैलकुलेट पे बैक पीरियड। अब आपको क्या करना है इस अमाउंट से? क्या कैलकुलेट करना? टाइम पीरियड, यानी वो टाइम पीरियड कि जितने टाइम पीरियड में मैं क्या कर लूं, ये 1 करोड़ रुपए को कवर कर लूं, हाँ या ना, रिकवर कर लूं। वही टाइम पीरियड क्या होगा? पे बैक पीरियड। नाउ ब्रिंग आउट द कैलकुलेटर एटलीस्ट, वो तो होगा ही ना। नहीं है तो EMI पे ले लो या किसी से किराए पे ले लो, वापस कर देंगे ना, कम से पैसा बर्बाद नहीं होगा। तुम लोग ना बेटा, मैं अमीरों के लिए नहीं बोला, तुम्हारे लिए EMI नहीं। तुम तो चाहो तो कैलकुलेटर की दुकान खोल लो, है ना। सोच रही होगी कितना पैसा है मेरे पास, 200 करोड़ तो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। हाँ, एप्पल का कैलकुलेटर, इसीलिए तो नहीं खरीद रही, नहीं खरीदा ना बेटा, ये तो उसका है ना, मेरा ही। वो पीछे एप्पल की लोगो नहीं दिख रही वैसे। नहीं, तुम एप्पल का ही होगा, क्या दिक्कत है? वो कंपनी को बोलो कि मेरे लिए स्पेशली बना के दो, है ना। या कुछ नहीं करना, ये यही कैलकुलेटर के पीछे अपनी ब्रांडिंग लगा के दे दो 2 करोड़ रुपए में। देखो ध्यान से देखो, चलिए 1 करोड़ रुपए को कवर करना शुरू करते। पहला अमाउंट कितना है? लिखो कैलकुलेटर पे, लिख लिया। उसके बाद ऐड करो, कितना हो गया? उसके बाद यार 85 लाख तो हमें 2 साल में रिकवर हो गए। चाहिए कितना? 1 करोड़। अब कई बच्चों ने जवाब दे भी दिया था, किसी ने तूने बोला ना 3 साल। तुम्हें लगता है पूरा 3 साल लगेगा? कम में हो जाएगा ना, यानी 2 इयर्स तो कंफर्म लगेंगे, प्लस, अबे प्लस भी तो देख यार, 1 और 2 तभी तो 2 साल लिखा। तो उसके साथ मत घुमा कर यार। ये लॉजिक उसी के थे। हालांकि लड़की वो भी मेहनत कर रही है फिलहाल, पहले से थोड़ी सुधरी हुई है, थोड़ी सी, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, बट ये ना दोस्ती का असर है। 2 साल मिनिमम, 2 साल तो लगेंगे सर, लेकिन आगे कितना और चाहिए था? 15 लाख, और है कितने? तो यार आप ये नहीं कह सकते कि आप 50 में 15, ये प्रोपोर्शनेट ईयर नहीं हो जाएगा? जवाब दो मुझे, पूरा साल तो नहीं लगेगा। अगर पूरे साल की वैल्यू 50 लाख है तो 15 लाख कमाने के लिए कितना लगेगा? प्रोपोर्शनेटली कितना है ना? इसको बताओ ना यार। 0.3 आ रहा है एग्जैक्टली, चेक करो। 0.3, आगे कुछ नहीं? श्योर? 15 को 50 से डिवाइड करो, जो आता है वो बता दो, कसम से, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है ना, और तो नहीं है ना। ये क्या है बेटा? 0.3, लेकिन क्या 0.3 इयर्स कभी बोलना होता है? हमें क्या करना अब इस 0.3 इयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना है। चलो पहुंच जाओ प्लेवे और केजी की बातों में। जब टीचर सिखाते थे वहां पे पहली दूसरी क्लास में सिखा देते थे। मंथ्स, 1 साल में कितने महीने होते हैं? और 1 महीने में कितने साल होते हैं? दिन होते हैं। एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुम देर से बोलोगे, तुमने तो। ओके, तो 12 महीने होते हैं बेटा। 1 साल में कितने महीने? तो अगर हमें साल को मंथ में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके? देखिए आ गए ना, साल को मंथ में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करके होगा। समझाओ अपने साथियों को।
तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तब ये मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ कितना आया सर? 3.6 ये मंथ्स आया, जिसमें 3 महीने तो श्योर हो गए, यानी 3 मंथ साइड कर दो। देखो अभी समझो ध्यान से यार, लिखना वगैरह छोड़ो, पहले अभी बताऊंगा लिखना कैसे। 3 महीने सही हो गए ना अभी, यानी 2 साल और 3 महीने। मैं इसको जब 6 दिन नहीं होता क्या? ये तुम लोग ना, मुझे लगता है ऐसे ही फेल हो। कैलेंडर लेके जाओगे तुम लोग तो क्लास में, एग्जाम में, सॉरी बेटा। 0.6 मंथ, 0.6 मंथ, यही है ना? अब 0.6 मंथ तो नहीं होता, इसको हमें क्या करना है? डेज में भाई, नीचे जाते जाओ ना, साल से महीने, महीने से दिन, डेज में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा कितने डेज होते हैं एक महीने में ऑन एवरेज? तो अब अगर मंथ को डेज में कन्वर्ट करना तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? तो कितने? ठीक है ना? सो व्हाट विल बी, 18 नहीं लिखा है, सुनो ध्यान से, केवल बोलते ही दो। 2 साल अब इसमें क्यों घंटा कर रहे हो? कहाँ का घंटा में? घंटा यहाँ पे आएगा कुछ। ये 6 महीने 0.6 को तुमने 30 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 18 हो गया 18 दिन। अब इसमें घंटे कहाँ जा रहे हो? अगर दिन पॉइंट में आता तो हम क्या करते? नहीं बेटा ये काम मत करना, यही अप्रोक्सीमेट कर लेना, क्योंकि जब टाइम पीरियड की बात आती है, पेबैक पीरियड की, तो वहां पे टाइम को आवर्स में ले जाते हैं, डेज तक ले जाते हैं। ठीक है ना? ठीक है। सो अल्टीमेटली यू हैव टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर। अब क्या करते हैं ना बच्चे, यहीं पे लिखा 2.3 इयर्स हो गया था। तो अबे 2.3 इयर्स तक जब पहुंच गया तो 0.3 को कन्वर्ट कर लो मंथ्स में। मंथ्स में अगर पॉइंट आया तो उसको डेज में कन्वर्ट कर लो। क्या जा रहा है तुम्हारा? नुकसान नहीं है बेटा, अल्टीमेटली एग्जामिनर खुश हो जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है? अच्छा इसको ऐसे लिखेंगे सर? नहीं यार, इसको प्रॉपरली लिखेंगे, है ना? क्या लिखेंगे? पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, अब ये क्या आएगा देखो, यहां पे तो हमें लिखना है 2 इयर्स, ये तो आ रहा है। अब देखो ध्यान से, बाकी काम किधर कर लो, ठीक है ना? 15/50 years, that is 0.3 years, हाँ है ना? बोलो। and that is means 2.6 month। अच्छा ये तो लिखना ही भूल गया। 2.3 years आया था ना पहले? 3.6 पहले कितना आया था? 2.3 years आया था, नहीं 2 years थोड़ी ना आया था। ये तो गड़बड़ है। क्या लिखना है? पहले 2.3 years, उसी को तो कन्वर्ट करने जा रहे हो। और वो काम लिख लेना आप पहले 15/50, ठीक है ना? ये तो 2 years तो छोड़ दो, ये हो गया खत्म। 0.3 years इज इक्वल टू 2.6 month एंड 3.6 आया था, चलो 3.6 सॉरी 0.6 months इज इक्वल टू कितना? मल्टीप्लाइड बाय तो 18 days, तो टोटल कितना हो गया? 2 years, बोलो 3 months एंड 18 days। ये आपको यही करना है एक्चुअली। तो दैट इज द आंसर एक्चुअली। तो मतलब थोड़ा सा आपको इसको प्रेजेंटेबल, थोड़ा ढंग से लिखना है। हालांकि देखोगे तो रफली ही है पूरी बात, जो ऊपर कर रहे तो वैसे ही है, बस थोड़ा सा इसको प्रेजेंटेबल बना देना और कुछ नहीं करना। 3 into इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर। यहाँ पे भी ला सकते हो, आपकी इच्छा है। मैंने क्या बोला? इट शुड बी लिटिल बिट प्रेजेंटेबल, देखने में सही लगे, बस ये होना चाहिए। अब आपको ऐसे लिखोगे तो देखने में सही नहीं लगेगा, हालांकि सही तो पूरा है, देखने में सही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा देखने में सही लगने लगे, बस ये करना है।
ठीक है, यहां तक ओके है बेटा? Yes, sir. तो पे बैक पीरियड मेथड खत्म हो गया, पे बैक पीरियड मेथड क्या हो गया? खत्म हो गया। नेक्स्ट मेथड का नाम क्या है? हाँ, ARR। देखिए, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न यानी ARR। अच्छा, एक बात और देख लो, अगर ऐसा होता कोई क्वेश्चन में, मान लो ये पे बैक की बात बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। अगर कहीं ऐसा होता, क्या हो गया, अगर हर साल इक्वल सम मिल रहा होता तो, इक्वल सम लाइक 25 लाख हर साल, अब बताओ। तो फिर 4 साल ये तो ठीक है, बट क्या इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बन सकता है? एग्जैक्टली, ये तो सिंपल सी बात हुई ना कि whenever you are going to receive same amount for every year, तो इसका मतलब 1 करोड़ कैसे निकलेगा? तो सेम अमाउंट से डिवाइड कर दो, अपने आप आ जाएगा। यानी 25 लाख हर साल मिलता तो 1 करोड़ को 25 लाख से डिवाइड कर दो, 30 लाख हर साल मिलता तो कितने से डिवाइड करते? 30 लाख से कर लो, तो पॉइंट पॉइंट पे अपने आप डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना? लेकिन ये फ्लक्चुएटिंग अमाउंट होगा तो जाके आपको ये दिमाग लगा के करना है, ठीक है ना? पीडीएफ ही इसमें आ नहीं रहा था पीडीएफ, तो मैं अभी करता हूँ आपको शेयर। जस्ट अ सेकंड बेटा, मैं एक बार पीडीएफ अपलोड कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकंड बेटा, पीडीएफ एक बार अपलोड कर लो, फिर उसके बाद बात करो।
जस्ट अ सेकेंड। एक काम करो बेटा, इसको लिख भी लो, है ना। पेबैक पीरियड मेथड के आगे ये तो समझ गया ना। अब आप लिख लो, पहला पॉइंट लिख लो, यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो। इसमें 2 पॉइंट बना लो। पहला पॉइंट बनाओ यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो, और उसके लिए फॉर्मूला बना लो क्या, टोटल इन्वेस्टमेंट इनिशियल, टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय क्या, एनुअल कैश इनफ्लो, है ना। एंड ऑब्वियसली याद रखना, जब भी कैश इनफ्लो करोगे वो आफ्टर टैक्स ही होगा, ठीक है। कैसे, अभी कैसे कैलकुलेट, ये तो मैंने बोला कैलकुलेटेड है, कैसे कैलकुलेट होगा मैं अभी उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होगा, ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा बट नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इसी को समझा रहा हूं बेसिकली, ठीक है ना। मेथड्स के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो अनयूनिफॉर्म कैश इनफ्लो। नाउ आई होप दैट इज ओके। उसके बारे में डिस्कशन कर लिया। जहां कैश इनफ्लो बराबर नहीं हो हर साल, उसके बारे में आपने डिस्कशन कर लिया, इसको तो एग्जांपल में रख सकते हो। अब उसके लिए क्या लॉजिक लिखवाऊंगा, लॉजिक थोड़े ना यार, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है ना। बोलो ARR मेथड की थ्योरी लिखवा देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है। किसको, लिखना बेटा, ARR के बारे में लिखो, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के बारे में 2 लाइन लिखो पहले, लिखो। The ARR method of capital budgeting, the ARR method of capital budgeting measures the average annual net, लिखो,
measures the average annual net income, measures the average annual net income of the project as a percentage, average annual net income of the project as a percentage of the investment, as a percentage of the investment. जितना पैसा लगा रहे हो कितना परसेंट एवरेज एनुअल नेट इनकम कमा रहे हो, नेट इनकम मतलब नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग होगा, तो कितना प्रॉफिट कमा रहे हो एक्चुअली उसके रिगार्डिंग, ठीक है ना, परसेंटेज। तो जो जितना ज्यादा परसेंटेज का प्रॉफिट देगा वो उतना अच्छा प्रोजेक्ट है, हम उसी में इन्वेस्ट। इन सब का अपना अपना तरीका है। पे बैक पीरियड में क्या डिसाइड करना है, जो जल्दी से जल्दी कवर करके दे दे वो आपका बेस्ट है। एआरआर में जो जितना ज्यादा हाई परसेंटेज देगा, देखो क्या लिखा तुमने, नेट इनकम जितना परसेंट जिसका ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है ना। ये परसेंटेज में कैलकुलेशन करना है। कैसे कैलकुलेशन करना है एक बार लिख लो, एआरआर इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लो, एआरआर इज इक्वल टू एवरेज एनुअल नेट इनकम divided by average investment। अब यहीं से शुरू होगा तुम्हारा कैलकुलेशन, क्योंकि देखो जहां भी मैं पेबैक में मैंने कैश इनफ्लो के बारे में नहीं लिखवाया, इनफ्लो आउटफ्लो, क्योंकि पेबैक मेथड का सिंपल क्वेश्चन होगा। जैसे मैं एनपीवी में एंटर करूंगा तो मैं इनिशियल कैश इनफ्लो का मीनिंग लिखवाऊंगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का पूरा डिटेल लिखवाऊंगा, देन इनफ्लो जो निकालते हैं उसको कैसे